हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग हरियाणा मार्च मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक अपना हरियाणा का जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मार्च मंथ के अंदर हरियाणा करंट अफेयर के अंदर कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं रही है, क्योंकि मार्च के अंदर अपना बजट इंट्रोड्यूस किया गया था और बजट की चीज़ें मैंने आप लोग को पहले ही डिस्कस कर ली है। कुछ एक अवार्ड्स है, आपको पता है कि मार्च मंथ के अंदर वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है और उस वुमेन डे के अवसर पर ही कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। और वो अवार्ड्स कौन कौन से हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग वहाँ से कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जब आपको हरियाणा करंट अफेयर कराऊँ तो उसके साथ साथ स्टैटिक जीके वाले वो पोर्शन भी बताऊँ जो जनरली उन 20-22 क्लास में कुछ इक्की दुक्की चीज़ें नहीं हो पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में अगर आप लोग पहली न्यूज़ देखते हो तो वो आपको दिखाई देगी इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो दिया गया है किसके अवसर पर, जो अपना 8 मार्च को, कौन सा, अपना वुमेन डे जब सेलिब्रेट किया गया था तब। तो वुमेन डे सेलिब्रेशन के ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड दिया गया है। और ये इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड जो है वो 2 महिलाओं को दिया गया है। एक तो जो है प्रियंका सोनी जी जो कि हिसार से है डीसी, और दूसरी जो है प्रोफेसर सुमेधा धानी जो एमडी से संबंधित है। अब महिलाओं की फील्ड के अंदर हरियाणा इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड देती है। उसके बाद सन्नो देवी अवार्ड हमारे यहाँ पर दिया जाता है, कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर दिए जाते हैं। और किस फील्ड के अंदर दिए जाते हैं, क्या कैश प्राइस है उसके अंदर, एक बार थोड़ा सा उनके ऊपर सबके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि हरियाणा के अंदर, देखना आपको ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो 2010 के अंदर और जनरली 8 दिसंबर 2010 को हरियाणा के गवर्नर ने क्या किया, ये इशू किया था हरियाणा गवर्नमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड, और उसके अंदर भी फिर बी पार्ट है वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 अवार्ड मेन है। सबसे पहला अवार्ड इंदिरा गांधी, दूसरा बहन सन्नो देवी, और तीसरा अवार्ड जो है कल्पना चावला। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये बड़े गर्व की बात है, किसी भी राज्य के अंदर हमारा हरियाणा का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो काफ़ी कम है, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा की बेटियां काफ़ी अच्छा कर रही है। और ये बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर जो किसी भी प्रांत की जो पहली महिला अध्यक्ष रही है वो अपने हरियाणा से ही रही है, सन्नो देवी जी। ठीक है, तो किस फील्ड के अंदर वो अवार्ड दिया जाता है एक बार एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इनके देने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो समाज की जो मेन स्ट्रीम है, जहां से महिलाएं हट चुकी थी, उनको उस मेन स्ट्रीम में लाना, वुमेन एम्पावरमेंट करना, उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसे अवार्ड डिक्लेयर करना। तो कौन कौन से, पहले तो डिटेल अगर बात करते हैं तो पहला है अपना इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। ये जो अवार्ड है अपनी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी है प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम पर ये दिया जाता है। अब किस फील्ड के अंदर दिया जाता है ये अगर आप लोग देखोगे, ऐसी कोई भी महिला जिसने वुमेन या चाइल्ड उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर काम किया है, उनके एजुकेशन को लेकर काम किया है, या कोई ऐसा विक्टिम जो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, या कोई डिसेबल्ड वुमेन है उनके अंदर, तो महिलाओं के उत्थान को लेकर जो कार्य किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कार्य किए जाते हैं, ऐसी महिलाओं को यहाँ पर चिन्हित किया जाता है, दिया जाता है। जैसे जो अभी हमने बात की कि हमारी एमडीयू की प्रोफेसर साहिबा जो है, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर वहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य किया, तो उस फील्ड के अंदर ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो अवार्ड है ये बढ़ावा देगा वुमेन एम्पावरमेंट को, और दूसरा क्या है, प्रमोट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इसके अंदर कैश प्राइस दिया जाता है कितना का, सबसे बड़ा अवार्ड भी है, 1 लाख रुपए का कैश प्राइस दिया जाता है। बाकी आप अवार्ड देखोगे तो उसके अंदर आपको कैश प्राइस 51,000, 21,000, 11,000 ऐसे दिखाई देंगे। तो इसके अंदर कैश प्राइस दिया जाता है 1 लाख रुपए का। ठीक है, दूसरा अवार्ड अगर मैं बात करूं तो है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। आपको पता है कि कल्पना चावला अपने हरियाणा से ही संबंध रखती है, करनाल से। और कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है किसको, बहादुर लड़कियों को, ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने रिस्क पर कोई ऐसा कदम उठाया या कोई ऐसा कार्य किया हो जो हरियाणा के स्तर पर जिसको बढ़ावा दिया जा सके। तो
करेज दिखाने के लिए रिस्क लेकर इस तरीके के कोई कार्य है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा तो वैसे तो खुदा ना खास्ता हो, लेकिन हरियाणा की कोई बेटी इस तरीके का कोई कदम उठाती है जिसके अंदर मान लो हरियाणा के अंदर उसको लगता है कि मेरी जान इससे जोखिम में आ सकती है, तो उसको कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया जाएगा। और इस अवार्ड के अंदर जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 51,000 रुपए की राशि। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी राशि इसके अंदर दी जाती है। तीसरा अवार्ड जो है वो है बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड। आपको पता है कि सन्नो देवी जी हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर थी, पहली अध्यक्षा थी, और पंचायती राज से रिलेटेड ये यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। अब आप जब संविधान की 11वीं अनुसूची पढ़ते हो, 11th शेड्यूल पढ़ते हो, तो उसके अंदर पंचायती राज के फंक्शंस दिए गए हैं। तो ऐसी कोई भी महिला जिसने पंचायत से संबंधित कार्य में जो है ख्याति प्राप्त की हो, पंचायत के अंदर कुछ नए अन्वेषण की हो, तो ऐसी महिलाओं को क्या दिया जाता है? बहन सन्नो देवी अवार्ड दिया जाता है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर किस किस चीज़ों की बात की गई है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, ऐसे पंचायती लीडर को ये दिया जाता है, और खासकर जिसको हम लोग सरपंच नहीं बोलते हैं उसको, या वो पंच भी हो सकता है, जिसने फीमेल लिटरेसी को लेकर बात की हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर बात की हो राज्य उस गांव के अंदर। तीसरा क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सबकी एजुकेशन को लेकर बात की हो। फिर आप देखते हो सैनिटेशन, वाटर, हाइजीन, अदर की हेल्थ डिटरमिनेंट्स जो गांव से संबंधित हो, गांव में साफ सफाई, गांव में पेयजल, गांव के अंदर स्वास्थ्य, गांव के अंदर पोषक तत्व। फिर अगला आप देखते हो वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल ऑडिट, ये पूरा का पूरा है यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी हमारी बहन पाई जाती है, कोई भी माता या कोई भी इस तरीके की हरियाणा की महिला है, तो उसको ये बहन सन्नो देवी अवार्ड मिलता है, और खासकर पंचायत के लीडर को ये दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा था? बहन सन्नो देवी अवार्ड। और इसमें भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैश प्राइज मिलता है कितने का? 51,000 का। फिर एक जो चौथे नंबर पर आता है वो आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? वो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी आपको देखनी है। फिर एक आता है वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड। तो ये 4A और 4B के अंदर आता है, जो 60 ईयर और उससे ज़्यादा की जो महिलाएं हैं, जो माता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और खासकर ऐसी फील्ड के अंदर जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, करेज हो, क्रिएटिव वर्क हो, नए नए अन्वेषण हो, तो उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और इस प्राइज के अंदर इसके अंदर 21,000 का प्राइज दिया जाता है। दूसरा अगर आप देखते हो वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड, इसके अंदर 51,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। शॉल वगैरह, सिटेशन वगैरह वो तो है ही। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है? ये 3 तरीके का आपको दिखाई देगा। ANM नर्सेस और फीमेल MPW, या कोई ANM है या कोई नर्स है या कोई फीमेल है, ये 3 तरीके से। इनमें से कोई है हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित, अगर उसने कुछ अचीवमेंट की हो, रिकमेंड किया हो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, नॉर्मल ड्यूटी के अलावा भी काफ़ी काम करके, जैसे कोरोना टाइम पर हमारी जो बहनें उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य किया, तो उस फील्ड के अंदर इनको दिया जाता है। और 5100 रुपये का कैश प्राइज है। दूसरा इसके अंदर दिया जाता है स्पोर्ट्स वुमेन को। स्पोर्ट्स वुमेन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर विनेश फोगाट का नाम अभी न्यूज़ में भी था, चर्चा में भी था, वो काफ़ी दिखाई देगा क्योंकि वो पहली वुमेन थी रेसलर जिन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर और एशियन गेम के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐसी कोई भी, ये तो विनेश फोगाट वगैरह इनको तो पहले ही अवार्ड मिल चुके हैं, अगर ऐसी कोई भी हमारी बहनें वगैरह होती तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है 5100 रुपये का, 5100 का, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स और यूथ डिपार्टमेंट को इनकरेज किया हो। ठीक है, फिर एक अवार्ड आता है साक्षर महिला समूह मेंबर अवार्ड। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? इन्होंने लिटरेसी की फील्ड में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वुमेन को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, इन सब फील्ड के अंदर, ICDS के अंदर, मिड डे मील के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसके अंदर इन्होंने अच्छी अचीवमेंट ली हो, और यहाँ पर भी 5100 का अवार्ड दिया जाता है। फिर एक अवार्ड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जिन्होंने मोरल करेज दिया हो, किसको? वुमेन को, और यहाँ पर नॉर्मल ड्यूटी अपनी इच्छा से उन्होंने की हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है 5100 का। फिर सोशल वर्कर्स को लेकर अवार्ड्स है। तो ये कुछ मेन अवार्ड थे जो महिलाओं को दिए जाते हैं हरियाणा की।
तो 2010 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था, 8 दिसंबर के अंदर ये है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके अंदर क्या क्या है। चलिए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखो भाई, अगली जो न्यूज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि वुमेन डे के अवसर पर कल्चरल इवेंट प्लान किया गया। कहां पर और किस नाम से प्लान किया गया ये देखना आपको। तो आपको दिखाई देगा कि चंडीगढ़ का जो टैगोर थिएटर है वहां पर अपराजिता, ये आपको ध्यान रखना है, अपराजिता। अपराजित का मतलब ही क्या होता है? अपराजित का मतलब होता है जिसको पराजित ना किया जा सके। तो यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की साक्षरता को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा होगा। हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा होने का मतलब ये है कि 1950 से लेकर अब तक यहाँ पर महिलाओं की जो अचीवमेंट है वो एक हरियाणा की संस्कृति की झलक के तौर पर यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये जो है यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसने 2-3 चीज़ों पर बात की। एक तो महिलाओं की साक्षरता को लेकर, लिटरेसी को लेकर। दूसरा, जैसे हरियाणा के अंदर कन्या भ्रूण हत्या वगैरह थी वो ज़्यादा होती है, तो सेक्स रेशियो जो है, लिंग अनुपात जो है उसको बढ़ावा देने को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। तीसरा जो है, हमारी महिलाएं जो है उनके जो इश्यूज़ है, वुमेन इश्यूज़ जो है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है तो उसके अंदर महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखा जाता था, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले की सिचुएशन थी। तो उनको लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है। और फिर एम्पावरमेंट को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर ये जो है अपराजिता 2021 नाम से एक कल्चरल इवेंट जो है आयोजित हुआ था। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि किस नाम से हुआ है, कहाँ पर ये आयोजित हुआ था और कब हुआ था। चलते हैं, अगली न्यूज़ जो आपको दिखाई देगी वो आपको दिखाई देगी गीता म्यूजियम के बारे में। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि गीता म्यूजियम, जिसको आप गीता भवन भी बोलते हो या फिर गीता ज्ञान संस्थानम, ये जो सेंटर है इसका पहला फेज सरकार ने इसके लिए बजट पास किया था। और अपना जो कुरुक्षेत्र है, जो अपना धर्म क्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र में आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का युद्ध हुआ तो पूरा का पूरा महाभारत अपना कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध झील, हरियाणा की जो है प्रसिद्ध मंदिर जो है ब्रह्म सरोवर मंदिर, वहाँ पर दिखाई देगा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना यहीं से की थी। यहाँ पर आपको नरकातारी तीर्थ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर इवन आप लोग देखोगे तो बाणगंगा दिखाई देगा कि भगवान जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे तो उनको प्यास लगी तो अर्जुन वहाँ पर बाण चलाते और उनके वहाँ से धरती से पानी निकलता है, गंगा निकलती है और उनके मुख में जाकर गिर जाती है, तो वो बाण गंगा। ठीक है, तो गीता म्यूजियम है, गीता भवन है। तो पहले इसको गीता पुस्तकालय लाइब्रेरी के नाम से चलाया जाता था, फिर बाद में इसके म्यूजियम या गीता भवन के रूप में डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस म्यूजियम को देखते हो तो जगह जगह पर गीता के उपदेश आपको लिखे मिलेंगे। जो 18 अध्याय है वो आपको वहाँ पर उत्कीर्ण मिलेंगे, लिखे हुए मिलेंगे। तो ये जो गीता म्यूजियम का या गीता ज्ञान संस्थान का जो पहला स्टेज है इसकी कंस्ट्रक्शन का, ये हो चुका है। कब हुआ है? मार्च 2021 के अंदर। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। और ऐसे आपको है ना बजट याद नहीं रखना, कितने करोड़ का था, कितने की राशि थी, कितना क्या नहीं था, इस तरीके से। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गीता म्यूजियम कंस्ट्रक्शन को लेकर जो पहला फेज था उसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर डेडलाइन रखी गई है कब तक की? अगस्त 31 तक की। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या डेडलाइंस है और किस चीज़ को लेकर मार्च मंथ के अंदर डिक्लेयर किया गया है। देखो, आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर अपना जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर बना है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना है। और जब हरियाणा बना तो पहले पंजाब भी पेप्सू के नाम से था। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो जैसे हमारे यहाँ लीकर एक्ट चला हुआ है, एक्साइज एक्ट चला हुआ है, बहुत सारे कानून ऐसे चले हुए, उसके अंदर उन एक्ट के अंदर नाम क्या लिखा हुआ है? पंजाब। या तो पंजाब मिलेगा या फिर वहां पर लिखा मिलेगा क्या? ईस्ट पंजाब।
उड़ता पंजाब नहीं मिलेगा, ठीक है, ईस्ट पंजाब मिलेगा। तो ये जो पंजाब और ईस्ट पंजाब है, ये आपको ये दो वर्ड लिखे मिलेंगे। तो हमारे कंवरपाल सिंह गुर्जर साहब ने भी पहले इसको उठाया था, इस मुद्दे को। उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी पार्लियामेंट्री जो विधानसभा की कमेटी थी उसके सामने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि अगस्त 31 तक जो जितने भी 154 कानून चल रहे हैं, उस 154 कानून के अंदर जहां जहां पंजाब शब्द लिखा हुआ है, उस पंजाब शब्द को हटाकर या ईस्ट पंजाब लिखा हुआ है, उसकी जगह पर हरियाणा आएगा। तो यहाँ पर बताया कि जब हम हरियाणा की तर्ज पर काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे हरियाणा के कानून लागू हो रहे हैं, तो हम क्यों इसको यहाँ पर पंजाब वाले नाम को आगे चला रहे हैं। इवन एक बार तो हरियाणा सरकार ने ये भी आश्वासन, मतलब ये भी सिफारिश की थी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का नाम भी चेंज किया जाए, लेकिन उसको रद्द कर दिया था, उसका कोई तुक बनता नहीं था। तो 154 कानून है ये किए गए थे। इवन अगर आप लोग देखते हो कि इस बार का जो बजट सेशन था, जो कि मार्च मंथ में पेश किया गया था, और वहाँ पर भी ये जो है हरियाणा शोर्ट टाइटल अमेंडमेंट बिल 2021 रखा गया है ना। तो ये जो बिल है बजट सेशन के अंदर रखा गया था, इसके अंदर 154 कानून के अंदर अपना नाम बदलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट जो है वो आयुर्वेदिक सेंटर का है। अभी क्या है, करनाल के अंदर, ये आपको जगह याद रखनी, करनाल के अंदर अपने यहाँ पर हर्बल पार्क्स चल रहे हैं, आयुर्वेद को लेकर, मेडिसिन को लेकर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। इवन हमने सिंगापुर के साथ और मॉरिशस वगैरह ऐसी कंट्री के साथ हर्बल पार्क को लेकर MOU साइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर चलाने की बात हुई है। और किसका कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, वो होगा आयुर्वेद का। ठीक है, आज का जो समय है वो जेनरिक दवाइयों से हटकर आयुर्वेद का समय है। और चूंकि हरियाणा तो माना ही जाता है कि यहाँ पर सबसे बड़े, आपको पता है, स्वामी रामदेव जी पतंजलि योगपीठ आयुर्वेद को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया है। तो स्वामी रामदेव जी का संबंध खुद कहाँ से है, हरियाणा से है। फिर यहाँ पर संबंध हरियाणा से होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर हर्बल पार्क हमारे यहाँ पर है, अलग अलग वैरायटी के जो है आयुर्वेद सेंटर, जो हर्बल पार्क्स है मेडिसिन को लेकर, वो स्थापित किए गए हैं। तो एक आयुर्वेदिक सेंटर होगा, इससे 2-3 चीज़ें होगी। अगर कॉमन फैसिलिटी है, एक तो जो अपनी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और इससे और क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, बढ़ेगी। और एक नया इनोवेशन कहीं ना कहीं मेडिकल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है स्टेट के अंदर, उसको एक बड़ा बूम मिल सकता है इसकी वजह से। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब होगा कि एक ऐसा फैसिलिटी सेंटर, वहीं पर अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा है कि अगर आप कोई प्लांट है, कोई पौधा है, आयुर्वेद का पौधा, अगर आप उसका विकास करना चाहते हो तो वो यहाँ पर हो जाएगा। एक कॉमन सेंटर हो जाएगा। जिस तरीके से हम अलग अलग जगह पर हर्बल पार्क चला रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हमारे यहाँ पर एक काफ़ी फेमस हर्बल पार्क है जहाँ पर विदेशों से हमने पौधे मंगवाए हैं, और वो है चौधरी सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क हरियाणा में किस जिले के अंदर अवस्थित। और ये मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ा भी रखा है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करनाल के अंदर इसको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 2 गांव है, एक है मानेसर गुड़गांव के अंदर जो पड़ता है, गांव क्या है, शहरी लगा लो। दूसरा है सिरसी, सिरसा नहीं है, ध्यान रखने, सिरसी है। ये कहाँ पर पड़ता है, करनाल के अंदर। अभी इन्होंने क्या काम किया है, इन 2 सेंटर ने, केंद्र सरकार की एक योजना थी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, 2020-21 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इनको हरियाणा के 2 जगहों से स्टार्ट किया जाएगा। 2 को सिलेक्ट किया गया है, एक है मानेसर और दूसरा क्या है, करनाल का सिरसी। अब होता क्या है इसके अंदर, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड। अभी तक क्या चलता है, जैसे आपको अपनी ज़मीन का ब्यौरा चाहिए तो कंप्लीटली उसको ऑनलाइन नहीं कर रखा है। आप जाते हो,
पटवारी के पास, या फिर एक टर्म यूज करते हो आप लोग गिरदावर। तो वो गिरदावर वो व्यक्ति होता है जो आपकी लैंड का रिकॉर्ड रखता है, और वो अपने पास एक पुराना सा रजिस्टर रखेगा और वहाँ पर कितना कनाल, कितना मरला वगैरह ऐसी टर्म यूज करके आपको बताएगा। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इससे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जब लैंड की बात होती थी तो अगर वो डेटा थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ हो गया, रजिस्टर में लिखा होता था, चूँकि पुराना रजिस्टर है, कागज़ की एक टाइम तक ही लिमिट होती है, और वो उसके बाद अगर चला गया तो ऑनलाइन वो पूरा डेटा मिल नहीं पाता था। अब यहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा उसको डिजिटली कर दिया जाएगा, और इवन सरकार तो ये भी प्रयास कर रही है कि ऐसे इस लैंड रिकॉर्ड को, जो करप्शन वगैरह चल रहा है उसको ख़त्म करना है, लैंड को आसानी से अवेलेबल किया जा सके डिजिटली तौर पर। और दूसरा क्या है, फिर एक तो सरकार ये भी कर रही है कि जो सरकार के पोर्टल, सरल पोर्टल वगैरह, उन पर भी इसको उपलब्ध करवाया जाए। तो ये जो प्रोग्राम है सरकार ने चलाया, और उसमें मानेसर और सिरसी कहाँ का, करनाल, उसको चुना है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिएट एन ऑनलाइन लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम विद ओपन स्टैंडर्ड ऑफ APIS। तो एक ऑनलाइन लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा कि आप वहाँ पर जाइए, उस पोर्टल के ऊपर आपको अपनी लैंड की पूरी भूमि की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सरकार एक प्रयास और कर रही है कि जहाँ पर आपकी भूमि है, जहाँ पर आपका खेत वगैरह है, इसकी जानकारी अगर ऑनलाइन है तो सरकार ये भी प्रयास करेगी कि अगर आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ करना है तो सरकार उसकी जानकारी भी आपको ऑनलाइन दे दे। ठीक है, चलिए अब अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अभी मार्च मंथ के अंदर एक थोड़ी सी दुखद घटना हुई, और वो ये दुखद घटना क्या है कि जो ईसर सिंह देवल, ध्यान रखना सनी देवल नहीं है, ईसर सिंह देवल है, लेकिन भाई साहब सनी देवल से कम नहीं थे। तो एथलीट्स हैं हमारे, इनकी डेथ हुई है। और ये जो एथलीट है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2009 के अंदर 1951 से ये जुड़े हुए हैं, एथलीट हैं, और 2009 के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर इनको एक अवार्ड मिला था। कौन सा? ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इनके बारे में थोड़ा सा यही है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ये नहीं पूछेगा माँ बाप कौन है, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि रिसेंटली किस एथलीट की जो है मार्च मंथ के अंदर डेथ हुई है, या ये जो है ईसर सिंह देओल किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या इनको कौन सा अवार्ड मिला था। ये थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जानकारी थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं हर वीडियो के अंदर जेल रेडियो के बारे में बताता हूँ। तो मार्च महीना है, यहाँ पर भी जैसे जैसे आता जाएगा, टाइम पर बीतता जाएगा, तो वो करंट अफेयर उसी के अकॉर्डिंग होंगे। मैं जनवरी के अंदर ही आपको सारी चीज़ें बता देता, फ़ायदा नहीं है। फेब के अंदर फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, हरियाणा के अंदर 4 जेल को सेलेक्ट किया गया है, किसके अंदर? प्रिजन रेडियो के अंदर। और इसमें खास बात क्या होगी वो आपको देखना है। तो पहले ही आपको पता है कि पानीपत के अंदर जेल रेडियो चल चुका है अपना, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर, अंबाला के अंदर पहले ही चल चुका है जेल रेडियो। अब मार्च मंथ के अंदर 4 जेल को और सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। पहली जेल कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक, ठीक है। दूसरी है भौंसी जेल, जो कि गुड़गांव के अंदर, भौंसी गुड़गांव के अंदर है। और भौंसी का तो यार काफ़ी नाम भी रहता है। रोहतक की सुनारिया जेल हो चाहे भौंसी जेल हो, तो कैदी थोड़ा सा डरते हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो हमारे राम रहीम जी महाराज ठीक है, वो रोहतक की सुनारिया जेल में ही बंद है। भौंसी जेल ज़्यादातर जो बड़े अपराधी होते हैं उनको भौंसी जेल भेजा जाता है। फिर आप तीसरी जेल देखोगे सेंट्रल जेल हिसार की जो सेंट्रल जेल है, और फिर चौथी है करनाल। तो 3 पहले हो चुकी थी, 4 ये हो चुकी। यहाँ पर जेल रेडियो डिक्लेयर किया गया। अब जेल रेडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वर्तिका नंदा, जिनका संबंध किस फाउंडेशन से है? तिनका फाउंडेशन से यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके अंदर, अब चूंकि जेल रेडियो डिक्लेयर किया गया तो वहाँ पर रेडियो जॉकी होना चाहिए, रेडियो जॉकी के साथ बाकी मेंबर भी होने चाहिए। तो इसके लिए खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर 26 कैदियों को यहाँ पर चुना गया। उसके अंदर 5 वुमेन हैं, 1 ट्रांसजेंडर है। उनको ट्रेन किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ध्यान रखना, 26 में से 5 वुमेन हैं, 1 ट्रांसजेंडर है। उनको ट्रेन किया जाएगा रेडियो जॉकी के तौर पे। और पहले रेडियो जॉकी कौन बने हैं पानीपत जेल के? आपको पता है, अफगानिस्तान के जो कैदी है वो बने थे। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये एक अच्छा जो है, आप देख सकते हो, अच्छा कदम माना जा रहा है सरकार का। अगली न्यूज़ जो है वो
आई है किसके बारे में, जो हरियाणा के अंदर सेक्स रेशियो है उसको लेकर। तो करनाल जो है, करनाल अगर आप इस देखते हो तो 1305 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज। तो करनाल जो है पूरा, अगर करनाल देखते हो और करनाल के अंदर भी अगर एक गांव देखते हो बहरी विलेज, असंध, असंध जो क्षेत्र है असंध का बहरी विलेज, इस एक को और दिया गया है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है और वो है फतेहाबाद का ढींगसरा। ढींगसरा उस गांव का सेक्स रेशियो भी काफी अच्छा है, बेस्ट विलेज का अवार्ड भी उसको मिला था। तो लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है करनाल है, और करनाल का जो असंध क्षेत्र है, असंध के अंदर जो बहरी गांव है, उस गांव को सबसे बेस्ट गांव का अवार्ड मिला है किसके अंदर, सेक्स रेशियो के मामले में। लेकिन अगर ओवरऑल करनाल की पोजीशन देखोगे तो ओवरऑल करनाल की अब भी 18वीं पोजीशन पर है करनाल। आपको पता है 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा का सेक्स रेशियो 922 पहुंच गया है। 2011 के अंदर हरियाणा का सेक्स रेशियो अपना कितना रहा था, आपको पता है 877, जो कि काफ़ी कम था। तो यहाँ पर करनाल का अगर आप लोग देखते हो तो ये है 1305, 1000 का पीछे, तो रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर। दूसरा अगर लास्ट ईयर आप देखते हो, ये तो है 20 का डेटा जो कि 21 में आया है, और 2019 में देखते हो तो इसका डेटा जो है 908 था, ठीक है, और जो कि 900 गर्ल हो गया था कब तक, 2020 के अंदर। तो ये ओवरऑल करनाल की बात की गई है, लेकिन आप इस अकेले गांव की बात करते हो तो 1305 आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा डेटा आपको ध्यान रखना है, सेक्स रेशियो, सेंसस वगैरह पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर करा रखा है। ये करनाल का बहरी गांव है। एक थोड़ा सा अगर ये बहरी ऑप्शन में ना दे और ऑप्शन में फतेहाबाद का ढींगसरा गांव दे दे तो वो ढींगसरा भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस गांव को भी अवार्ड मिला है सेक्स रेशियो के अंदर काफ़ी अचीव करने को लेकर, ठीक है। तो ढींगसरा गांव याद रखना है फतेहाबाद का, और दूसरा बहरी गांव कहाँ का, असंध करनाल का। अगला देखना है। अब अपने दो माउंटेनियर है, एक है अपने हिसार के, इनका ही नाम मेन है, ये तो इनके सहयोगी हैं, माउंटेनियर रोहतास खिलेरी, ठीक है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं, हिसार से। और बताया जाता है कि जब ये वापस लौट रहे थे माउंटेन से तो इनके बीच में कुछ खोज खबर नहीं मिली, और फिर बाद में इन्होंने सूचित किया कि मैं सही सलामत पहुंच गया हूँ। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इनके साथ जो है वो कौन है, अनु यादव। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में सिचुएटेड है, यहाँ पर लगातार 24 घंटे तक रुककर भारत के तिरंगे झंडे को ये लगातार 24 घंटे तक वहाँ पर ये रुके हैं, फिर वापस आए हैं। तो रिकॉर्ड बनाया है भारत के तिरंगे झंडे को वहाँ पर फैलाकर लगातार 24 घंटे रुककर। माउंट किलिमंजारो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये सिचुएटेड है कहाँ पर, तंजानिया के अंदर। और तंजानिया के अंदर ये जो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, किसके लिए फेमस है, कहा जाता है कि एग्जाम्पल है डेड वोल्केनो का, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर ये आपको दिखाई देगी। और किलिमंजारो अफ्रीका की भी आपको हाईएस्ट पीक दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ आप लोग ध्यान रखना। रोहतास खिलेरी और उनके साथ कौन है, अनु यादव। अगला जो है, अगली जो न्यूज़ है वो है किनके बारे में, विनेश फोगाट। फोगाट बहनें, ठीक है, हालांकि ये सगी बहन नहीं है। तो विनेश फोगाट यूक्रेन के अंदर मार्च मंथ के अंदर यूक्रेन में 53 केजी के अंदर रेसलिंग हुई, फ्री स्टाइल रेसलिंग, और उनके अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछेगा कि यूक्रेन के अंदर जो रेसलिंग इवेंट हुआ उसके अंदर गोल्ड मेडल किनको मिला है, विनेश फोगाट को रेसलिंग के अंदर। लेकिन जो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखना है कि विनेश फोगाट जो है पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में CWG और एशियन गेम दोनों में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है।
ये पहली महिला है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, हरियाणा की छोड़ो भारत की बोलो, जिन्होंने एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा मैं आप लोग को बता देता हूं, इनको नॉमिनेट किया गया था 2019 के अंदर लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड, उसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। इनके अलावा कुछ अवार्ड और मिल चुका है इनको, जैसे एक अवार्ड इनको मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड स्पोर्ट्स के अंदर, दूसरा अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। लेकिन जो मेन खास बात ध्यान रखने वाली है वो ये याद रखनी है 2019 का अवार्ड, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि पहली वुमेन है, हरियाणा की छोड़ो इंडिया की बोलो, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो यूक्रेन के अंदर आयोजित हुआ और यहां पर इनको गोल्ड मेडल मिला। अगला जो है पहला मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजेबल सेंटर, ये किस तर्ज पर काम करेगा बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो है वो सेटअप होगा कहां पर, सोनीपत के अंदर। आपको पता है दिल्ली के नियर बाई का एरिया है एनसीआर, तो यहां पर मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजेबल सेंटर। मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजेबल सेंटर का मतलब क्या है कि उसके अंदर अलग अलग तकनीक होती है, जैसे बायो रेमिडिएशन होती है, वेस्ट टू एनर्जी होती है, उसके बाद डंप इन सैनिटरी लैंडफिल होती है। ये सभी की सभी प्रोसीजर जो होती है, इसके अंदर जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। और यहाँ पर ये सेंटर खोला गया है कहाँ पर, सोनीपत के अंदर। तो ये जो है ना कुछ एक फंक्शन पर काम करेगा, जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला जो है रिकवरी होगी थ्रू रिसाइकल के तहत, तो पहले तो वेस्ट को रिसाइकलिंग की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गीला कचरा है तो वो एक बॉक्स के अंदर, कागज़ के टुकड़े हैं तो वो एक में, पन्नी वगैरह है, सिंगल यूज प्लास्टिक है तो वो एक के अंदर, तो रिसाइकलेबल के थ्रू रिकवरी हो। दूसरा फिर इसके अंदर जैसे बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग हो, कुछ अपशिष्ट पदार्थ है उसको बायोलॉजिकली रिप्रोसेस करे। ठीक है। तीसरा अगर आप लोग देखते हुए इसी के अंतर्गत, जैसे आपने देखा होगा कि एक दूर क्षेत्र के अंदर पन्नी वगैरह उन सबको इकट्ठा करके उसको डंप कर दिया जाए, डंप इन सैनिटरी लैंडफिल। चौथा अगर आप लोग देखते हो इसी के अंदर वेस्ट टू एनर्जी, फिर जमीन वगैरह के अंदर जो है एज ए ह्यूमस यूज किया जाए उसका, तो जैसे जमीन की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये कुछ मॉडर्न जो है तकनीक वेस्ट डिस्पोजेबल सेंटर की कुछ तकनीक है, और ये कहाँ पर सेटअप होगा, सोनीपत के अंदर। आप लॉजिक भी लगा सकते हो, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी जगह को चुनना था नियर बाई, जो एक तो दिल्ली के नज़दीक हो, और दूसरा क्या है कि वहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज़्यादा ना हो। अब चूँकि हम लोग अगर हरियाणा में गुरुग्राम को चुनते हैं, तो आपको पता है गुरुग्राम की जो है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और जब ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो उसको हम लोग नहीं चूज़ कर सकते, इसलिए किसको चुना, सोनीपत को। चलिए अगली न्यूज़ तो कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक है। हरियाणा एसएससी के जो चेयरमैन हैं, मार्च के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है, और वो कौन है, भोपाल सिंह। तो वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भोपाल सिंह पहले जिस डिपार्टमेंट में थे आपको थोड़ा सा पता होगा, नहीं होगा पता तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, आरएसएस से इनका संबंध था। 28 जनवरी 1970 को अपना हरियाणा एसएससी बनता है। ग्रुप बी, सी और डी एग्ज़ाम जो हरियाणा के अंदर होते हैं, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसका काम होता है। 28 जनवरी 1970 को बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि चेयरमैन को मिलाकर कितने मेंबर है इसके अंदर, टोटल मेंबर है 5। ईसा कंबोज अभी इसके जो है सेक्रेटरी है, और भोपाल सिंह क्या है, भोपाल सिंह चेयरमैन है किसके, हरियाणा एसएससी के। अगला जो है हरियाणा संस्कृत एकेडमी ने, अभी संस्कृत अगर आप लोग देखते हो तो संस्कृत हम लोग तो 8th क्लास में पढ़ते थे, फिर वो
5th क्लास में आई, फिर वो गायब होते होते गायब ही हो गई। जिस तरीके से आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचा है ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दो तीन चीज़ें ही पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कब बना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया, और प्रीएम्बल। ऐसे ही संस्कृत का हाल हुआ है क्या कि संस्कृत धीरे धीरे छूटती गई है। तो सरकार ने डिसीजन लिया है कि हरियाणा संस्कृत एकेडमी ने कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए संस्कृत लैंग्वेज का। तो एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है यहाँ पर, ताकि जो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक है और जो हरियाणा की संस्कृति में भी विश्वास रखते हैं, हरियाणा के कल्चर में भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि संस्कृत ये तो नहीं कहेंगे हरियाणा का से ही जन्म हुआ उसका, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहा है हरियाणा का भी उसके अंदर। तो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? हरियाणा संस्कृत एकेडमी। और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस यूट्यूब के अंदर संस्कृत लैंग्वेज से संबंधित कोर्सेज वगैरह होंगे, वो लैंग्वेज सिखाई जाएगी। संस्कृत के अंदर जो छंद वगैरह, रस वगैरह, बाकी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर बताई जाएगी। और संस्कृत एकेडमी में यहाँ पर जो हेड है उनका नाम ध्यान रखना, दिनेश शास्त्री। और जो अवार्ड दिए जाते हैं वो अवार्ड अप्रैल मई मंथ के अंदर मैं आपके कवर करवा दूँगा। तो इनको ये अवार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके लिए? संस्कृत लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस डिपार्टमेंट ने, किस एकेडमी ने अभी हरियाणा के खास लैंग्वेज को चुना है। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज को। चलिए अब मूव करते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। एक अपॉइंटमेंट और है, और वो है जो अपना हार्को है, जो कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर या फिर प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह ऐसो के लिए यहाँ पर हार्को बैंक जो है वो स्टेट लेवल पर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे भी फिर ब्रांचेस लेवल पर वो काम करता है। और हार्को के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए कौन? राहुल उप्पल। इनका नाम याद रखना है कि कौन अपॉइंट हुए? राहुल उप्पल। हार्को की स्थापना जो है वो इसी तर्ज पर हुई थी ताकि हम एग्रीकल्चर के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं उनको बढ़ावा दे सके। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हरियाणा में चूँकि ज़्यादातर लोग इस फील्ड से संबंधित है, इनको ईजिली लोन प्रोवाइड हो, इनको सहायता प्रोवाइड हो, तो कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन हो। तो इनको अगर हम लोग सहायता दे रहे हैं, इनको ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने आप उनको बढ़ावा मिलेगा। तो राहुल उप्पल को अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हार्को ये बना था कब? अपना 1 नवंबर 1966 के अंदर, 1 नवंबर 1966 के अंदर हार्को की स्थापना होती है। तो ये कुछ अपने हरियाणा के करंट अफेयर थे। कुछ जो और एक दो इन्फॉर्मेशन छूट गई है वो आपकी वहाँ पर नोट्स वगैरह में कवर हो जाएगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे। थैंक यू।